आ गए राजा साहब, अपनी रियासत को संभाल कर। जरा अपनी आंखें खोलकर और पैर संभाल कर चलना, क्योंकि जिस कालीन पर पैर रख रहे हो वो 1 लाख रुपए की है। ऋषित बस अभी अपने काम से वापस ही आया था कि उसकी सास सुनीता ने उसका स्वागत ताना मार कर किया। 24 साल के ऋषित की शादी सुनीता देवी की बेटी पाखी से 6 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद से ऋषित अपने ससुराल में दामाद बनकर रह रहा था, लेकिन जिस दिन से ऋषित की शादी पाखी से हुई है, उसी दिन से सास सुनीता को ऋषित फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। इसकी वजह थी ऋषित की गरीबी। पता नहीं क्या लिखा है मेरी बेटी की किस्मत में, जो मुझे ये दामाद मिला। सुनीता ने ऋषित को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, मजबूरी तो मेरी भी है जो मुझे आपकी बेटी से शादी करनी पड़ी। ऋषित ने बुदबुदाते हुए कहा, जिसे सुनीता सुन नहीं पाई। दिखने में स्मार्ट, अक्ल में अव्वल, ऋषित एक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नौकरी करता था, जबकि उसकी पत्नी पाखी लखनऊ शहर के जाने माने बिजनेसमैन राजीव शर्मा की सबसे बड़ी बेटी थी। पाखी अपनी तेज तरार मां सुनीता से बिल्कुल उलट थी। जहां सुनीता अपने स्टेटस को लेकर ज्यादा परेशान रहती थी, वहीं पाखी इन सब से दूर अपनी दुनिया में गुमसुम रहती थी। अपनी मां की तेज आवाज सुनकर पाखी फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने कमरे से नीचे उतरकर आ रही थी। पाखी ने हल्के गुलाबी रंग का चिकन सूट पहना हुआ था, जो उसके गोरी रंगत पर काफी जंचता था। लंबे काले बाल, तीखी नाक और कत्थई आंखें पाखी की खूबसूरती को बखूबी बयां करते थे। ऋषित किस्मत वाला ही था कि उसकी शादी पाखी से हुई, वरना कोई पागल ही होगा जो पाखी जैसे खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए मना करे। माँ, आप क्यों चिल्ला रही हो? पाखी ने सीढ़ी से नीचे उतरते हुए हल्के शब्दों में अपनी माँ से कहा। बेटा, आप क्यों नीचे आ गई? आप आराम करो। सुनीता ने भी बड़े ही प्यार से जवाब देते हुए कहा, मैं तो बस अपने इस नालायक दामाद को लायक बनाने की कोशिश कर रही थी। सुनीता ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। ऋषित अपनी सास की इन कड़वी बातों को चुपचाप सुनता था। वो सोच रहा था कि शायद पाखी उसके सपोर्ट में कुछ बोलेगी, लेकिन पाखी ने उसे सिर्फ एक नजर देखा और चुपचाप वापस सीढ़ियों को चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। वो तो मेरे संस्कार हैं, वरना मैं इस औरत को इसी के तेवर में जवाब देता। घर में घुसो नहीं कि इसकी चाय चाय शुरू हो जाती है। हाँ, ऋषित ने मन ही मन सोचते हुए कहा। ऋषित एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, लेकिन जिस दिन उसकी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी थी और उसके हाथ में ऑफर लेटर आया ही था कि बदकिस्मती से उसके पिता मोहनलाल शर्मा का एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ही एक्सीडेंट हो गया। मोहनलाल शर्मा पिछले 20 सालों से एंशिएंट कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे। एक दिन काम के दौरान ही उनके ऊपर 5वीं फ्लोर से एक बड़ा पत्थर आकर गिर गया। एक्सीडेंट में उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन वो कोमा में चले गए। शुरू में कंपनी ने मेडिकल क्लेम के नाम पर मोहनलाल शर्मा के 3 महीने के इलाज का खर्चा उठाया, लेकिन जब कंपनी को पता चला कि वो कोमा में है, तब से कंपनी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और ऊपर से कंपनी ने ब्रांड के नाम पर ऋषित को अपने यहाँ नौकरी करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से ऋषित को अपनी ड्रीम जॉब को छोड़कर अपने पिता की जगह कंस्ट्रक्शन साइट पर ही काम करना पड़ रहा था। और पिता के एक्सीडेंट के 3 महीने के बाद एक अजीबोगरीब सिचुएशन में आकर उसे पाखी से शादी करनी पड़ी। ऋषित घर के अंदर आया और हाथ पैर धोकर कुछ खाने के लिए जा रहा था कि अचानक वो रसोई से बाहर आ गया। कुछ सोचकर बड़बड़ाया, काश उस दिन मजबूरी में शादी के लिए हामी नहीं भरी होती तो आज जिंदा और खुशहाल होता। ऋषित का मूड ऑफ हो चुका था। वो चुपचाप अपने कमरे में आया तो देखा टेबल पर एक स्लिप पड़ी थी। स्लिप पर पूरे महीने का वो खर्चा था जो ऋषित अपने ससुराल में रहने की बदौलत पे कर रहा था। उसने बिल उठाया और पढ़ना शुरू किया। रूम रेंट, एसी बिल, वाटर बिल, फूड चार्जेस, मिसलेनियस, टोटल 20,000। इसे पढ़ते ऋषित का माथा ठनका। वो गुस्से में बिल को फाड़ते हुए बोला, इंडिया में एक भिखारी भी अपने दामाद को सिर पर बिठा कर रखता है, उसकी इज्जत करता है, लेकिन किसी को अगर पता चल जाए कि यहाँ दामाद के साथ क्या होता है तो लोग शादी से भाग जाए। हाँ, और फिर गहरी सांस लेकर बोला, इस बड़े आलीशान बंगले से अच्छा तो मेरा छोटा सा घर था। कम से कम वहां पर मैं अपनी मर्जी का मालिक तो था। यहाँ तो दिन दुगनी मेहनत करने के बाद भी जेब सिर्फ खाली हो रही है। ऋषित आम लड़कों की तरह नहीं था। उसे पैसे का लालच नहीं था, ना ही उसे किसी भी तरह की लग्जरी का शौक था। उसे बस यही फिक्र थी कि किसी तरह से उसके पिता जल्दी से ठीक हो जाएं। ऋषित ने जब से होश संभाला तब से खुद के सामने अपने पिता को पाया था। वो जब भी अपनी माँ के बारे में अपने पिता से कुछ पूछता तो उसके पिता टाल मटोल करके बातों को घुमा देते। उसने तय कर लिया था कि जब भी पिता कोमा से बाहर आएंगे वो सबसे पहले अपनी माँ के बारे में उनसे पूछेगा। रात के 9 बज गए थे और डिनर का टाइम हो गया था। डिनर की टेबल पर हर दिन की तरह आज भी ऋषित, पाखी और सास सुनीता बैठे थे। ऋषित झुकी नजरों से वेट कर रहा था।
कि कब उसकी थाली परोसी जाए और मेन कोर्स में कुछ ताने दी जाएं। और ठीक वैसी थाली आगे बढ़ाते हुए सास सुनीता ने कहा, ये तो तुम्हारी अच्छी किस्मत है जो तुम हमारे साथ डिनर कर रहे हो, वरना शहर का हर खूबसूरत नौजवान इस घर का दामाद बनने का ख्वाब देखता है। सुनीता की कड़वी बातें सुनकर पाखी को अंदर ही अंदर काफी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ को रोक सके। ऋषित भी पाखी के सामने खुद को बेइज्जत होते हुए देख शर्मिंदा महसूस कर रहा था। यूं तो ये अब ऋषित के लिए रोज की बात हो चली थी, लेकिन आज किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए उसने बड़े ही नर्म लहजे में कहा, आपका रोज रोज ताने मारकर जी नहीं भरता, वो भी एक ही चीज के लिए। मैं यहाँ फ्री में तो नहीं खा रहा, पैसे दे रहा हूँ और खाना भी तो बनाता हूँ। अब इससे ज्यादा मैं और क्या करूँ? क्या आप मेरे साथ ये नौकर वाला व्यवहार बंद कर दें? इतना सुनते ही सुनीता देवी का पारा और चढ़ गया। क्या करूं मतलब? चुपचाप मेरी बेटी से तलाक ले ले और उसका पीछा छोड़ दे, फिर तेरे रास्ते अलग और हमारे अलग, सुनीता ने कड़े शब्दों में कहा। चाहता तो मैं भी नहीं, ऋषित ने रोटी का एक निवाला अपने मुंह में डालते हुए कहा। इधर पाखी अपने आप को दोनों के बीच में फंसा हुआ पा रही थी। कहने को तो ऋषित से शादी किए हुए उसे 6 महीने हो गए थे, लेकिन दोनों के बीच में पति पत्नी के जैसा कुछ भी नहीं था। और बीते 6 महीनों में तो दोनों ने 6 बार भी आपस में बात नहीं की थी। रात जैसे तैसे कट गई। अगली सुबह ऋषित साइट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसे एक फोन आया। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज थी। यह आवाज ऋषित अच्छे से पहचानता था। जी हाँ बोलिए, ऋषित ने रिलैक्स अंदाज में बोला, लेकिन ये रिलैक्स अंदाज टेंशन में तब बदल गया जब सामने से उस आवाज ने कहा, हॉस्पिटल ने तुम्हारे पिता का इलाज करने से मना कर दिया है। जितना भी इलाज का खर्च हुआ है उसका बिल जमा कराइए और फौरन अपने पिता को यहाँ से लेकर जाइए। लेकिन क्यों? और इस हालत में मैं अपने पिता को लेकर कहाँ जाऊंगा? ऋषित की आवाज में घबराहट सी थी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझसे जितना कहा गया है मैंने वो आपको बता दिया है। आपको भी 1 घंटे के अंदर ही फौरन हॉस्पिटल आना होगा, वरना आपके पिता हॉस्पिटल के एग्जिट गेट पर मिलेंगे। सामने वाले की आवाज में जरा सी भी इंसानियत नहीं थी, लेकिन अभी उसकी बात पूरी खत्म नहीं हुई थी। उसने जो आगे कहा उससे ऋषित के चेहरे पर बल पड़ गए थे। और सुनो, जब तुम हॉस्पिटल आना तो अपने साथ बिल भरने के लिए 10 लाख रुपए भी लेके आना। 10 लाख? इतना सुनते ऋषित के माथे पर पसीने आ गए। इतना पैसा वो अचानक से कहां से ला पाएगा? उसकी महीने की तनख्वाह 25,000 है, जिसमें से खर्चे और किराए के नाम पर आधी तनख्वाह उसकी खड़ूस सास ले लेती है। जो पैसे बचते हैं वो पिता की दवाइयों में लग जाते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी रकम अचानक से लाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त वो क्या करे, किससे मदद मांगे, और इतनी बड़ी रकम एक साथ कोई दे भी पाएगा? तभी उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त आयुष की याद आई। आयुष ने हर बार फाइनेंशियली उसकी मदद की थी। जब भी ऋषित को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो आयुष से ही मदद मांगता था, और आयुष भी हर बार ऋषित को जितने पैसे की जरूरत पड़ती थी उतना पैसा उसे दे देता था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। इस बार अमाउंट काफी ज्यादा था, लेकिन ऋषित खुद को दिलासा देते हुए कहता है, 10 लाख आयुष के लिए तो कुछ भी नहीं है, और मुझे तो वो ऐसे दे देगा। आखिर जिसका पैकेज ही करोड़ों में हो उसके लिए 10 लाख की रकम बहुत बड़ी नहीं है। इतना कहते ऋषित ने अपने मोबाइल में आयुष का नंबर मिलाया। उधर आयुष अपने काम में बिजी था, और ऋषित का नंबर फोन पर देखते ही वो समझ गया था कि ऋषित किस वजह से उसे कॉल कर रहा है। साला गरीब, पक्का पैसे के लिए कॉल कर रहा होगा। जब देखो तब इसे पैसे की जरूरत रहती है। इतना कहते आयुष ने मन महसूस कर ऋषित की कॉल को पिक कर ही लिया। हेलो आयुष। ऋषित की टोन में घबराहट थी। आयुष ने जैसे ही हेलो बोला, ऋषित ने बेझिझक उसे अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू कर दिया। आयुष यार, मुझे 10 लाख की अर्जेंट जरूरत है। अगर मुझे आज 10 लाख रुपए नहीं मिले तो हॉस्पिटल वाले पापा को बाहर निकाल देंगे। भाई, इस वक्त तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। आयुष ने ऋषित की सारी बात सुन ली थी, लेकिन अनसुना होने का नाटक करने लगा था। हेलो ऋषित, तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही है। लगता है नेटवर्क का कोई इशू है। इतना कहते आयुष ने ऋषित का फोन काट दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। 10 लाख? मैं क्या बैंक हूं जो मैं सबको पैसे बांटता फिरूं? पिता उसके हैं, वो उसका इलाज कराए। मैंने क्या ठेका ले रखा है? इतना कहते आयुष ने अपने फोन को टेबल पर रख दिया था। इधर ऋषित बार बार आयुष का नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका नंबर लग नहीं रहा था। ऋषित को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मुश्किल घड़ी में किसके पास जाए और किससे मदद की गुहार लगाए। वो बस घर से निकल ही रहा था कि पीछे से उसकी सास आकर टोक देती है और कड़क आवाज में कहती है, सुनो, आज तुम्हारे किराए देने का दिन आ गया है। पिछले महीने तुमने किराए में 1,000 रुपए कम दिए थे, लेकिन इस बार मैं किराए में 1 भी रुपए कम नहीं लूंगी। हर बार की तरह इस बार भी तुम अपनी पिता की बीमारी का बहाना नहीं बनाना, समझे? सुनीता देवी की इन बातों को सुनकर ऋषित गुस्से से लाल पीला हुए जा रहा था। उसने किसी तरह खुद को काबू करते हुए बड़े नरमी से जवाब दिया, देखिए आंटी, मैं आपकी किराए की पाई चुका दूंगा, लेकिन इस वक्त सच में मुझ पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। मेरे पापा
जैसे ही ऋषित ने पापा शब्द बोला, वैसी सुनीता देवी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे रोकते हुए कहा, पापा ऋषित, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर बार एक ही झूठ बोलते हुए, हर महीने कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किराए का एक एक पैसा चाहिए, वो भी आज के आज। आप समझिए आंटी, 1000-2000 की बात नहीं है। मुझे इस बार 10 लाख की सख्त जरूरत है, वरना हॉस्पिटल वाले मेरे पापा का इलाज नहीं करेंगे। ऋषित अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी इस बेबसी को देखकर सुनीता देवी का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। ऋषित को सुनीता देवी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बस अपनी एक आखिरी कोशिश कर रहा था। लेकिन सुनीता देवी की बोली से वो और चढ़ गया। अरे जब तुम लोगों की हैसियत ही नहीं होती तो तुम लोग ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज करवाती क्यों? और क्या हो गया अगर वो मरी गए तो? इतने दिनों से वैसे भी क्या ही बदल गया? मैं तो कहूंगी सरकारी में दाखिला करवा दो अपने प्यारे पापा का, कम से कम तुम्हारे खर्च तो कम हो जाएंगे। ये सुनकर ऋषित को इतना गुस्सा आया कि उसका मन हुआ वो सुनीता देवी नाम की उस चंडाल औरत का गला ही दबा दे। लेकिन उसने खुद पर काबू किया और बोला, ये वक्त किसी के लिए एक नहीं रहता। आज मेरा खराब है, लेकिन ये जरूर बदलेगा। अरे जा जा यहाँ से, मुझे तेरे डायलॉग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस दिन गिन रही हूँ कि कब 6 महीने खत्म हो और तू मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो। लेकिन ये सुनते ऋषित, जिसके लिए अब हद पार हो चुकी थी, वो एकदम ऊंची आवाज में चिल्लाया, दफा करना है ना मुझे? तलाक चाहिए ना? अभी क्या भी देता हूँ। लाइए पेपर्स और एक किस्सा आज ही खत्म कीजिए। बस मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट के 10 लाख दे दीजिए। ऋषित गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त किसी का भी खून कर सकता है। उसके इस तेवर को देखकर सास सुनीता देवी हक्का बक्का रह गई और उससे 2 कदम पीछे हो गई। उसने मन ही मन सोचा, इसे हुआ क्या है? जिस इंसान ने 6 महीने तक उसे ढंग से जवाब नहीं दिया, आज वही इंसान उससे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट शब्द सुनते ही सुनीता देवी के हाथ पांव फूलने लगे थे। उसके अंदर अजीब सी घबराहट होने लगी थी और माथे पर पसीना आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि ऋषित ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि उनसे उनकी जान मांग ली हो। क्यों? अब आवाज क्यों नहीं निकल रही? मुझे मालूम था कि कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनते ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। और सच में सुनीता देवी, जो इतने महीनों से तानों की बरसात कर रही थी, वो एकाएक चुप हो गई और अपने कमरे की ओर चल दी। पाखी, जो कि अपनी माँ और नाम के ही पते के बीच की सारी बातें चुपके से सुन रही थी, उसने ऋषित को उसके दोस्त से भी बातें करते हुए सुन लिया था। इन 6 महीनों में पाखी समझ चुकी थी कि ऋषित एक अच्छा इंसान और वो उसकी मदद भी करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं था। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो दौड़कर इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। लगभग आधे घंटे बाद उसे कबर्ड में फाइनली एक फाइल मिलती है। वो देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। पाखी कुछ सोचते हुए कहती है, शायद इससे काम बन जाए। और वो फाइल लेकर वो ऋषित के पीछे पीछे हॉस्पिटल की ओर निकल गई। आखिर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसका नाम सुनते ही सुनीता देवी के माथे पर बल बढ़ गए? क्या 1 घंटे के अंदर ऋषित 10 लाख रुपए का इंतजाम कर पाएगा? क्या पाखी ऋषित की मदद करेगी? और उस फाइल में आखिर क्या था? आखिर क्यों अपनी खड़ूस सास की बातों को ऋषित बर्दाश्त कर रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट FM पर।